सो स्टूडेंट्स वेलकम है आपका इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इससे पहले मैंने रिडॉक्स रिएक्शन के आपके काफी सारे पार्ट्स को अपलोड कर चुकी थी। उसके अंदर हमने एक पार्ट शुरू किया हुआ था एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उसके मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे। उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करने के लिए। फिर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, और उस इक्विवेलेंट वेट के हमने 3 कॉन्सेप्ट देख लिए थे। 3 केस के अंदर उसको देखा था, एसिड के अंदर, बेस के अंदर और सोल्ट के अंदर। आज मैं फर्दर और भी केसेस लेकर आई हूं जहां पर आज हम इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। So let's start our video. So today our topic is application of oxidation number to find equivalent weight in redox reaction. तो यहाँ पर हम काफी सारे केसेस पढ़ेंगे। जो केसेस इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताती जाऊंगी। When only one atom either going oxidation or reduction, कोई भी स्पीशीज के अंदर केवल एक ही एटम आपका, चाहे तो वो ऑक्सीडेशन करता है या फिर रिडक्शन करता है, तो उस केस के अंदर हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं या फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई भी रिएक्शन आपको गिवन होगी, चाहे तो आपको कंप्लीट रिएक्शन गिवन देगा, चाहे वो आपको हाफ रिएक्शन गिवन देगा। अगर वो आपको कंप्लीट रिएक्शन गिवन दे देता है तो आपको क्या करना है, उनको टुकड़ों में तोड़ लेना है, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन चलता है तो पैरेलल में आपको क्या चलता है, रिडक्शन चलता है। जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को ब्रेकआउट कर लिया MnO4O नेगेटिव से Mn+2 के अंदर और I नेगेटिव से I2 के अंदर, देखना यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको निकालने सीखने हैं कि कैसे आपके एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आइए सीखते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ मैग्नेट आयन की, तो यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है। और अगर मैं बात करती हूँ इस Mn के ऊपर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। +7 से ये +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 5 का। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 5 का। तो वापस से रिएक्टेंट साइड पर देखिए, Mn के कितने एटम है, 1, तो 5 मल्टीप्लाई में 1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, एन फैक्टर आ गया। क्या आ गया आपका, ये एन फैक्टर आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। इसी तरीके से आप किसमें निकाल सकते हो, आई नेगेटिव के ऊपर। आई नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पर -1। यहाँ पर कितना चार्ज है आपके पास, 0। तो इस -1 से जब ये 0 में जा रहा है तो कितने का चेंज आपको देखने को मिल रहा है, 1 का चेंज देखने को मिल रहा है। कितने का देखने को मिल रहा है, 1। मल्टीप्लाई में कितने आइटम है आयोडीन के, ये भी 1। तो ये कितना आ गया, 1। आपको क्या करना है, चेंज देखना है ऑक्सीडेशन चार्ज में या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स के। वो आपके एटम्स रिएक्टेंट साइड के भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट साइड के भी हो सकते हैं। जनरली हम लोग रिएक्टेंट साइड के एटम्स को लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं आपके लिए यहाँ पर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर हम बात करते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर बात करते हैं रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, ऑक्सलेट आयन है। क्या है, ऑक्सलेट आयन है। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आप इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। C2O4 नेगेटिव में यहाँ पर कितना चार्ज है कार्बन के ऊपर, +3 है, और यहाँ पर कितना है, +4 है। +3 से अगर ये +4 में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 का। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन के एटम्स देखिए कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। तो इसका एन फैक्टर कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। अगर इसका एन फैक्टर 2 आ गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय में एन फैक्टर 2 आपका आ गया। देखना यहाँ पर आपके पास IO3 नेगेटिव आयन है। आयोडीन की सबसे पहले एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना आ गया, +5। यहाँ पर कितनी है, 0। अगर हम +5 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, +5 का। आयोडीन के एटम देखिए कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। इस मीन्स दैट कि आपका जो एन फैक्टर है वो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास बाय 5। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट आयन की, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। NH3 की कितनी है नाइट्रोजन में, -3। +5 से -3 आपको जाना है, तो उल्टे जाएंगे। कितने का चेंज आ रहा है, 8 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 8 का चेंज आ रहा है। और कितने एटम है यहाँ पर, 1। कितने हैं, 1।
तो इसका मतलब आपका जो n फैक्टर निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो आप जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे वो मोलिकुलर मास में डिवाइड कर देंगे किसको, n फैक्टर 8 को। अगर हम बात करते हैं जिंक की, जिंक के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन चार्ज है, 0। यहाँ पर कितना है, +2। अगर आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे कितने का चेंज आएगा, 2 का। मल्टीप्लाई करेंगे एटम के साथ 1, तो कितना आ गया 2। एन फैक्टर कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 2। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका मोलिकुलर मास दे रखा है रिएक्टेंट का, उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने आपको रिएक्टेंट का मान के समझाया। आप इस रिएक्शन को उल्टा भी चला सकते हैं, जैसे कि 4 से 3 में कितना चेंज आएगा, 1 का। चेंज हमेशा चेंज सेम ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे कार्बन के कितने एटम दे रखे हैं, 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पर, 2। 5 2 जा 10। तो आप इसका रिवर्स भी कर देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर रिएक्टेंट साइड में एटम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। केस नंबर 2 को पढ़ने से पहले आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं, बेसिकली आपसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर क्या होता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, उसका जो एन फैक्टर है वो हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो जब भी आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय में कितना करेंगे, 6 करेंगे, और ये बात हमेशा क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम मैग्नेट की, इसका आपको ध्यान रखना है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। KMnO4 के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज है, +7। बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, MnO4 के अंदर, MnO4 -2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +6। कितना आ गया, +6। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, +6। +7 से +6 में एन फैक्टर कितना आ गया, 1। न्यूट्रल मीडियम में कितना आता है, +4। कितना आता है, +4। और यहाँ पर कितना आता है, +2। तो सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना रहता है, 1। न्यूट्रल मीडियम में कितना रहता है, 3। और एसिडिक मीडियम में कितना रहता है, 5। आपको पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में इतनी चीज याद रखनी है कि उसका एन फैक्टर सभी मीडियम में अलग अलग होता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बेसिक मीडियम में कितना रहेगा, 1। न्यूट्रल में 3, एसिडिक में 5। बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, 1 3 5 के नाम से भी ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर बी के ऊपर। हम इस केस के ऊपर चलते हैं। व्हेन 2 और मोर एटम अंडरगोज ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस बार आपके पास कोई एक स्पीशीज दी गई है जहां पर पहले आपका एक एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता था, इस बार वो एक एटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना कर उस स्पीशीज के कोई 2 एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे। तो उस केस के अंदर हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास पैरस ऑक्सलेट आयन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, आयरन, और यहाँ पर क्या है, कार्बन। सबसे पहले आप इनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। आयरन के ऊपर कितनी है, +2। कैसे पता चला मुझे +2 है, इनको ब्रेक डाउन कर लीजिए ना। ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा। ऑक्सीलेट के ऊपर अगर -2 चार्ज आ गया तो आप कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने निकाल भी रखी है, कितनी आ गई, +3। कितनी आ गई, +3। यानी आयरन आपका +2 से +3 में जा रहा है, जबकि कार्बन आपका +3 से +4 के अंदर जा रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकाल लीजिए, एन फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3, कितने का चेंज आया, 1 का। कितने आयरन का एटम है, 1। 1 मल्टीप्लाई में 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। C2O4 नेगेटिव, कितने का चार्ज है, +3। यहाँ पर कितना चार्ज है, +4। चेंज कितना आया, 1। कितना आया, 1। कितने कार्बन के एटम है, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2। जब हम टोटल एन फैक्टर निकालते हैं तो एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2 को निकालकर टोटल एन फैक्टर हमारा कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। देखना, मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और लेकर आई हूं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये आपके पास क्या है, आयरन है। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +2। +2 से ये +3 के अंदर चला गया। +2 से +3 में कितने का चेंज आया, 1 का। एटम कितने हैं आयरन के, रिएक्टेंट साइड पर 1, तो इसका एन फैक्टर 1 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर देखिए बेटा, इसको बोलते हैं S2 नेगेटिव को बोलते हैं पायराइट। क्या बोलते हैं, पायराइट। जैसे O2 2 नेगेटिव आपका होता है, इसको क्या बोलते थे, पेरोक्साइड। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, पायराइट। क्या बोलते हैं, पायराइट।
इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? -1। कितना आता है? -1। अगर ये -1 है और ये -1 से कहां पर जा रहा है आपका? +4 के अंदर जा रहा है। किस में जा रहा है? +4 के अंदर जा रहा है। तो अगर आप +4 में से माइनस करोगे, ठीक है, किसको? -1 को। देखना माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो आपको कितने का चेंज आ गया यहाँ पर? +5 का चेंज आ गया। कितने का चेंज आ गया? +5 का। +5 का चेंज कितने सल्फर है यहाँ पर? 2। तो कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। तो यानी जो आपका n फैक्टर 1 है वो कितना आया? 1। n फैक्टर 2 है वो कितना आया? 10। ये आपका आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 10 + 1 कितना आ गया? 11 इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको देखने को मिलता है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर सल्फाइड। कॉपर में देखिए कितना चार्ज है? +1। +1 से +2 की ओर गए, कितने का चेंज आया? 1 का। कितने का चेंज आया? 1 का। कितने कॉपर है? 2 × 2। कितना आ गया? 2। सल्फर पे कितने का चार्ज है? -2। -2 से -2 से +4 की तरफ जा रहे हैं, तो कितने का चेंज आ गया? 6 का। कितने का चेंज आ गया? 6 का। 6 × 1 कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो एक साइड पर जो इसका n फैक्टर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 6। और दूसरी साइड पर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 2। तो टोटल आपका n फैक्टर कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। मैंने आपको केस नंबर 1 पढ़ा दिया, जहां पर किसी स्पीशीज के अंदर एक ही एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है, वहां पर n फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर किसी स्पीशीज के अंदर 2 एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया। आइए इसका थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ जो आपके केस हैं वो आपके नीट के एग्जाम में नहीं आते हैं, ना ही आपके जेई मेंस में आते हैं या आपके एडवांस में आते हैं, तो फिर भी हम लोग एक बार इनसे गो थ्रू हो जाते हैं। When only one atom undergoing either oxidation or reduction but appears in two product with same oxidation number। कोई भी स्पीशीज के अंदर एक एटम जब ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन करता है, तो उसकी अगर प्रोडक्ट साइड में सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाली स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, तो उस केस के अंदर हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। मेरे पास क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है? +6 दे रखा है। यहाँ पर क्रोमियम की कोई भी स्पीशीज हो सकती है और यहाँ पर भी क्रोमियम की आपकी कोई भी स्पीशीज हो सकती है। इनके ऊपर बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो 6 से 3 का चेंज कितना आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। कितना चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है। कितने एटम है? 2। तो एन फैक्टर कितना निकल गया आपका? 6 निकल गया। तो आप अगर यहां से भी निकालोगे तो भी एन फैक्टर आपका 6 निकलेगा। तो आप इनमें से कोई भी रख सकते हो। तो एकदम केस नंबर 1 की तरह हो गया ये वाला केस। आइए देखते हैं केस नंबर 4। When only one atom undergoing either oxidation or reduction but appears in two product with different oxidation number। अब की बार सेम सिचुएशन नहीं है। पहले तो आपका प्रोडक्ट साइड में सेम ऑक्सीडेशन नंबर आते थे, बट अब की बार प्रोडक्ट साइड में आपका डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज है? यहाँ पर +7। +7 से +2 में गया और +6 में गया। +7 से +2 में और +6 में गया। दोनों साइड क्या कर रहा है? अपना रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। इस बार आप इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकालोगे? आइए देखते हैं। +7 से +2 में गया, कितने का चेंज आया? +5 का। कितने का चेंज आया? +5 का। अब यहां पर मेरे को जो 2 लगाया मैंने रिएक्टेंट साइड से नहीं लगाया, यहां पर मैं 3 नहीं लगा सकती। आप कई बार बच्चे गलती कर देते हैं जो एडवांस के लिए तैयारी करते हैं, आप 5 × 3 15 कर देते हो। बट अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर जब आप इसके लिए निकालोगे फिर कहां से मैग्नीज लेकर आओगे? आपको क्या करना है? यहां पर रिएक्टेंट के एटम से मल्टीप्लाई ना कर प्रोडक्ट के एटम से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट एटम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको प्रोडक्ट एटम से करना है। 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर देखना कितना है? +7। कितने का चेंज? 1 का चेंज। और कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कितना है? 1। तो आपका यह कितना आ गया? 10। जब आप इसका क्या निकालोगे? टोटल एन फैक्टर निकालोगे। तो आप कैसे निकालोगे? एन फैक्टर 1 कितना आया? 10। एन फैक्टर 2 कितना आया? 1। 10 + 1 कितना आ गया? 11। और कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट के प्रेजेंट है? कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो 11/3 क्या आ गया? इसका एन फैक्टर आ गया। होपफुली आपको चीजें क्लियर होगी। केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए केस नंबर 5 पढ़ते हैं। When one atom undergoing oxidation and the other atom is going reduction। इस बार देखना, एक ही स्पीशीज है, एक स्पीशीज में से एक एटम ऑक्सीडेशन करेगा
और उसी स्पीशीज के अंदर से दूसरा आइटम आपका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है ये किस में है, +5 में है, और ये किस में चला गया, -1 में। और यहाँ पर ऑक्सीजन किस में, -2 में, और ये किस में चला गया, 0 में। किस में चला गया, 0 में। तो आप देख सकते हैं एक साइड क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और एक साइड क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। +5 से कहां चला गया, ये -1 की तरफ चला गया। कहां पर चला गया, -1। और इसने क्या कर लिया, अपना रिडक्शन। क्लोरीन का तो क्या हुआ, रिडक्शन, और O3 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आप कैसे निकालेंगे, क्लोरीन को देखिए कितने चार्ज है इसके ऊपर, +5, यहाँ पर कितना है, -1। +5 से -1 का चेंज कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। क्लोरीन कितने लेफ्ट हैंड साइड में, 1। 6 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ गया, 6। और यहाँ पर देखिए -2 है, और यहाँ पर कितना है, 0। कितने का चेंज आएगा, 2 का चेंज। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो यहाँ पर टोटल आपका इन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं जब भी आपको कोई ऐसी केस आ जाता है, तो चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वहां पर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेंगे दोनों के अंदर, वो आपके सेम रहेंगे। यहाँ पर भी आपके 6 देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके 6 देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एन फैक्टर लेना आपको, वो कोई एक ही लेना है, दोनों को जोड़ना नहीं है। फिर से ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें सेम सेम है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज 1-2 बार इसको रीप्ले करके देखना, ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजिली क्लियर हो सके। यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक कोई भी सॉल्ट दे रखा है, किसका, अमोनियम क्रोमेट का। यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्ट दे रखा है। आपको सबसे पहले क्या करनी है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ये मान लेते हैं ये दे रखा है, अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6 आएगी। और अमोनिया की कितनी आएगी, -3 आएगी। कितनी आएगी, -3। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, -3। -3 से ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। और ये +6 से किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है। +6 से 3 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपना रिडक्शन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक स्पीशीज के अंदर 2 एटम अलग अलग चीज करते हैं, एक ऑक्सीडेशन करता है और एक रिडक्शन करता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इनका ट्रांसफर देखिए, ये -3 से किस में गया, 0 में गया। किस में गया, 0 में। कितने का चेंज आया, 3। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2। 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। जबकि अगर आप क्रोमियम को देखते हैं, 6 से कहां पे जा रहा है, 3। कितने का चेंज आया, 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया, 6। आप देख सकते हैं दोनों के केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए वो दोनों के दोनों क्या हुए, सेम हुए, और कितना आपका आ गया आंसर, 6 आ गया। प्लीज गलती से भी इन दोनों को ऐड मत करना, ये केसेस आपको बहुत ध्यान रखने हैं, ताकि आपको कहीं पे आंसर गलत ना हो जाइए। आइए केस नंबर 6 में चलते हैं, और ये केस नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है, और ये क्वेश्चन भी सेम एग्जाम का ही है जो मैंने लिया हुआ है। Then only one atom undergoing the change in oxidation number, one product and same oxidation number in another product. कोई भी स्पीशीज जब अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करती है, मान लो कोई भी स्पीशीज है, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती है, तो कई बार क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट की स्पीशीज के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी रहता है, और किसी एक स्पीशीज के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाती हूँ, तो मुझे कुछ ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +6। और यहाँ पे अगर क्रोमियम देखेंगे तो कितना है, +3। 6 से +3 में गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चेंज आप कैसे निकालेंगे, सेम वही। कितने आ गए, 3 मल्टीप्लाई में 2। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6 हुए। कितने हुए, 6। बट ये जो केस बना है, ये क्रोमियम की वजह से नहीं बना, ये केस किसकी वजह से बना, आपका क्लोरीन की वजह से बना है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज है, -1। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कितना है, -1। यहाँ पर कितना है, -1। और यहाँ पर कितना है, 0। यही बात लिख रखी है, when only one atom undergoing change in oxidation number in one product and same oxidation number in another product। यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, -1 -1 -1। यहाँ पे -1 और यहाँ पर 0 है। इट मीन्स दैट 14 क्लोराइड आयन में से केवल आपके 6 क्लोरीन आयन ही अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही हैं। 8 क्लोरीन के आयन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, 14 HCl में से सिर्फ 6 ही क्लोरीन आयन ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। ठीक है, तो अगर हम पर मोलिक्यूल निकालते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं तो हमेशा कितना निकालते हैं, पर मोलिक्यूल। तो एक HCl कितना ट्रांसफर करेगा, 6/14 यानी 3/7। तो जब भी आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इन फैक्टर कितना आ गया, 3/7 आ गया। तो इसका मोलिकुलर मास, ठीक है, एक क्लोरीन का जो आप मोलर मास निकालते हैं, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 2 का कितना होगा 71।
ठीक है, तो आप यहां से निकाल लेंगे, ये कितना आ गया 3/7, तो 7m/3 ये आपको देखने को मिल गया। जिस भी स्पीशीज में आपसे पूछे आप वहां पे निकाल सकते हो इसका इक्विवेलेंट वेट। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्रोमियम को ध्यान में नहीं रखना, यहाँ पर आपको क्लोरीन को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लोरीन एक जगह -1 है, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे -1 और वहां पे क्या है 0 है। तो 14 क्लोरीन में से केवल 6 क्लोरीन ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज किया, 8 क्लोरीन अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करते हैं। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं तो आपका पर मोलिक्यूल निकालते हैं, अगर 14 में से 6 कर रहे हैं तो एक कितने का करेगा, 6 6/14 का, तो यानी 3/7 इसका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ गया। द लास्ट केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इस वाले केस से आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट केस आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सेवेंथ केस आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके केस है। आइए देखते हैं सेवेंथ केस को। व्हेन वन स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड और एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऐसी कोई भी स्पीशीज आपकी जहां पर आपका एक ही एटम क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वही एटम आपका क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास क्या है, P4 प्रेजेंट है, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। P4 से किस में गया, -3 में गया, और ये यहाँ पर किस में गया, +1। -3 से गया तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका मतलब रिडक्शन होता है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आइए पढ़ते हैं इसके दो टाइप के केसेस कि आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके दो टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दो टाइप का क्या मतलब है, ऐसी कोई भी स्पीशीज जहां पर when the number of moles of atom being oxidized equal to the number of moles of atom being reduced, it means that ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, तो वहां पे जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर, अगर वो बराबर आ जाए तो कैसे हम एन फैक्टर निकालते हैं। अगर वो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो बराबर नहीं आते तो हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों के दोनों केस मैंने यहाँ पर लिए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 gives H2O और O2। आप देख सकते हो रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। कैसी है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन देख रहे हैं कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को निकालेंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना, ऑक्सीजन को पकड़िए, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। ये -1 से किस में गई, -2 में, और यही -1 से किस में गई, 0 में। देखना -1 से किस में गई है, ये 0 में गई है। यहाँ पर -1 से किस में गई है, 0 में। तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, 1 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया, 2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस में गई है, -1 से -2 में, कितने का चेंज आ रहा है, -1 से -2 के अंदर ये गई है। यहाँ पर देखना -1 से -2 में गई है, तो अगर आप इसका चेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 का चेंज आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आ गया, 2। देखना इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम आ रहे हैं। तो यही केस मैं बता रही हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम आते हैं तो आपको एन फैक्टर आप किसी भी एक को मानकर निकाल सकते हो। NF1 रखिए, NF2 रखिए, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सपोज करिए अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद भी आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है वो दोनों का सेम आता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल O2 पर देखिए कितना चार्ज है, -1। ये -1 से किस में गई, -2 में। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। कितने आइटम है, 2, तो कितना आ गया यहाँ पर, 2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है, 0। -1 से 0 में गई, कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। कितने एटम है, 2, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2। तो कंक्लूजन ये है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम आ रहे हैं, चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे बैलेंस ना हो, तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को कैसे निकालना है, दोनों केस के अंदर आपके सेम रहेंगे। टाइप 1 है किसका, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। अब मैं आपको टाइप 2 पढ़ाऊंगी, जहां पर आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ब्रोमीन का एक मोलिक्यूल है, वो कहां पर ट्रांसफर, वहां वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Br नेगेटिव और Br3O3 नेगेटिव के अंदर। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पर कितना है,
-1 और यहाँ पर कितना है +5। देख सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है, 0 से -1 में जा रहा है। देखना 0 से -1 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 1 का। कितने ब्रोमीन है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2 का। 0 से +5 के अंदर जा रहा है, 0 से +5 के अंदर जा रहा है, कितने का ट्रांसफर हुआ 5 का। कितने ब्रोमीन के एटम है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 10। 5 2 जा 10। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज डिफरेंट एंड रिडक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट। तो इस केस के अंदर जब भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n1 मल्टीप्लाई में n2 डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2। तो इट मींस दैट पहले वाले में कितने आए 10 मल्टीप्लाई में 2 कितना बन गया 20, 2 प्लस 10 कितना बन गया 12, और कितने आ गए 5/3 हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करी हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को सबसे पहले समझिए, जहां पर एक ही स्पीशीज के अंदर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने के बाद दो केसों को देखिए कि क्या जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के अंदर भी सेम आ रहा है और रिडक्शन के अंदर भी सेम आ रहा है, तो टाइप 1 लगाइए। अगर दोनों के अंदर अलग आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक X2 का मॉलिक्यूल है, कोई भी एक हेलोजन ले सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर हमारा फ्लोरीन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी मैं इसका आंसर देती हूँ। X2 के ऊपर कितना चार्ज है 0, 0 से किस में गया -1 पे, और ये कहां पर गया आपका +1 पे। 0 से -1 पे और ये कहां पर गया आपका +1 से। जब 0 से -1 पर जा रहा है कितने का चेंज आया 1 का, मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया 2। 0 से +1 पे जा रहा है, कितने का चेंज आया 1, मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया 2। देख सकते हो चाहे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चाहे रिडक्शन, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है टाइप 1 का। ये देखते हैं P4 कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अगर हम यहाँ पर देखते हैं फॉस्फोरस के ऊपर कितना चार्ज है -3, अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +1। आइए एक बार निकाल के देख लेते हैं। H2PO2 नेगेटिव कितना आ गया 2 प्लस में x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 -2, 4 -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, फॉस्फोरस के ऊपर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए एक बार 0 से 3 में जा रहा है, देखना 0 से 3, 0 से -3 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 3 मल्टीप्लाई में 4, 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 12। एक बार देखिए 0 से +1 में जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। देखना दोनों में ऑक्सीडेशन में अलग ट्रांसफर हो रहे हैं और रिडक्शन में अलग ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यानी टाइप 2 का केस बन गया। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे N1 N2 N1 प्लस N2 कितने हैं N1 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है 4, 12 प्लस में 4, 12 4 जा कितना होता है 48 और 12 प्लस 4 कितना होता है 16। तो यहाँ पर आपका NF निकल कर आएगा कितना 3, कितना निकल कर आएगा 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखना भाई S8 स्पेस कम है, यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। S8 से किस में गया S2 में, और साथ में किस में गया S2O3 2 नेगेटिव में गया। निकाल लीजिए, इसके ऊपर कितना है 0, इसके ऊपर कितना है -2, और यहाँ पर आप निकाल लीजिए कितना आएगा 2x - 6 इज इक्वल टू में -2, 2x इज इक्वल टू 6 - 2 कितना आ गया 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 इसकी वैल्यू आ गई। देखना एक में -2 में जा रहा है और एक में किस में जा रहा है +2 के अंदर जा रहा है। निकालिए, चेंज निकालिए, यहां से यहां पर जा रहे हैं, कितने का चेंज आ रहा है 2 का, कितने का चेंज आ रहा है 2 का। मल्टीप्लाई में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8, तो कितने का चेंज आ गया यहाँ पर इतना। 0 से 2 में कितने का चेंज आ रहा है 2 का, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो कितना आ गया 16। दोनों के अंदर आपका n फैक्टर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, जैसा नंबर केस नंबर 1, और कितना आ गया यहाँ पर 16, कितना आ गया सॉरी 16, कितना आ गया 16। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी की पूरी 7 केस कवर करवाए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, डिफरेंट केसेस के अंदर कैसे आप लोग एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने सारा रिडॉक्स रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट वाला टॉपिक आपका कवर करवा दिया है।
ताकि आप इजिली निकाल सकते हैं। इसमें से केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 7 सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम एक वीडियो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज स्टे ट्यून विद माय सीरीज, और इसके बाद मैं आपको इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इक्विवेलेंट वेट का। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।